ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। इस बार मतदाता पर्चियों की गिनती से चुनाव परिणाम घोषित होंगे, ऐसा कहा जाने लगा है। और यह बात इसलिए भी सामने आ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिकाएं खारिज की थीं और खारिज करते हुए एक ऑर्डर किया था कि जो भी चेंबर लोडिंग मशीन यूनिट होता है उसको मतगणना के परिणाम घोषित होने के 45 दिनों तक चुनाव आयोग उसे सुरक्षित रखेगा। तो एक दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ से जो उम्मीदवार हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन चुनाव आयोग ने नहीं किया और स्ट्रांग रूम में सिंबल लोडिंग मशीन सील्ड करके नहीं रखी गई। जब ये सील करके नहीं रखी गई तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन है। और चुनाव में जिस तरीके की गड़बड़ियों को लेके जो आशंका जताई जा रही थी, तो इस यूनिट में एक चिप लगी होती है और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 45 दिनों तक यदि दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार चाहेंगे, उन्हें चुनाव में कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत हुई है, तो वो उसका खर्च देके और उससे वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन जब वही चुनाव आयोग में नहीं रही और जब उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने स्ट्रांग रूम में जाके उसे चेक किया तो उन्हें ये बताया गया कि ये यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और वो चुनाव आयोग को वापस कर दी। बाद में इस तरीके की खबर मिल रही है कि जिस इंजीनियर द्वारा वो चिप लगाई गई थी और सिंबल लोडिंग यूनिट में जो सिंबल लगाए गए थे, वही इंजीनियर उसको वापस ले गया है। तो ये एक ऐसा मामला बन गया है सबूत के साथ, जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर संदेह पैदा करता है और लोगों का भरोसा चुनाव पे बना रहे। इसके लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि मतदाता पर्चियों की गिनती के पीछे चुनाव सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे। एक और घटना हुई जिसको लेके एडीआर ने चुनाव याचिका दायर की है। पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने केवल परसेंटेज के आधार पर बताया है कि इतने % चुनाव यहाँ हुआ है। जो पहले बताया गया था उससे करीब 5 से 6% का अंतर है और करोड़ों मतदाता इससे बाहर हो गए, मतलब ज़्यादा हो गए हैं। तो इसमें दो चीज़ें हुई हैं कि एक तो 11 दिन बाद और दूसरे चरण के चुनाव के 3 दिन बाद ये वेबसाइट में केवल परसेंटेज में आंकड़े क्यों दिए गए। इसमें चुनाव आयोग जो पहले आंकड़े देता था कि किस संसदीय क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, उसमें से कितने ने मतदान किया, उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, और ये मतदान का परसेंटेज 48 घंटे के अंदर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ जाता था। इस बार 11 दिन और 3 दिन बाद आया और वो भी आधा अधूरा। अभी तक चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि किस संसदीय क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, कितने मतदाताओं ने वोट डाले हैं और उनका परसेंटेज क्या रहा है। तो ये जो आधी अधूरी जानकारी गई है, इसको लेकर एक जो चुनाव याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, अब इस चुनाव याचिका की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पारदीवाला साहब और मनोज मिश्रा साहब की खंडपीठ, 3 सदस्यों की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है। संजीव खन्ना और दत्ता साहब जिन्होंने ये चुनाव आयोग से संबंधित याचिकाओं को खारिज किया था, वो 2 बेंच की खंडपीठ थी। ये 3 न्यायमूर्ति वाली खंडपीठ है और इसमें सीजेआई खुद बैठ रहे हैं। तो 2 गलतियां जो चुनाव आयोग ने सबसे बड़ी की हैं वो ये की है कि जो 48 घंटे पहले जिस फॉर्मेट में मतदान की सारी जानकारी प्रदर्शित की जाती थी, वो फॉर्मेट बदल दिया और अब केवल ये परसेंटेज बताया गया। अब वो परसेंटेज कितनी वोटों से निकाला गया है ये भी किसी को नहीं पता।
परसेंटेज में कितने वोट डले कितने नहीं डले, तो पहली बार चुनाव आयोग अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ एक बात और है कि फॉर्म 17 में ये प्रावधान है कि जैसे ही मतदान ख़त्म होता है तो जो पीठासीन अधिकारी होता है वह एजेंटों को मतदान वाइज जो है अपना आंकड़ा देता है कि इस मतदान केंद्र में इतने मतदाता थे, इतने ने मतदान किया है, और इसकी सारी जानकारी वो एक फॉर्म पे दस्तखत करके पीठासीन अधिकारी एजेंटों को देने का नियम है। इस बार इस नियम का भी वायलेशन हुआ है और कई जगह पे दिए गए हैं और कई जगह पर नहीं दिए गए हैं। तो जब फॉर्म 17 में जो जानकारी चुनाव आयोग के पास, मतलब जो राज्य के चुनाव आयोग होते हैं उनके पास देर रात तक पहुंच जाती है, कुछ 1 आध 2 4 मतदान केंद्र रह जाते हैं तो उनकी जानकारी 2 घंटे 4 घंटे या दूसरे दिन सुबह तक अपग्रेड होती है। तो इस डाटा को अब ये एडीआर ने जो चुनाव याचिका लगाई है, जिसकी पैरवी प्रशांत भूषण साहब कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि फॉर्म 17 में जो जानकारी पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाती है उसे भी वेबसाइट में अपलोड किया जाए, ताकि ये पता लगे किस मतदान केंद्र में कितने मतदाता थे, कितनों ने मतदान किया, और उतने ही मतदाताओं की पर्ची या जो भी ये जो है सिंबल लोडिंग यूनिट जिसमें चिप लगी होती है उससे इसका मिलान कराया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हो गई है। और अब तो चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम 400 पार पर अपनी सीटें ला रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने परसेंटेज में डाटा दिया है, लेकिन ये भी नहीं बताया कि किस संसदीय क्षेत्र में कितने मतदाता हैं और कितने मतदाता ने वोट डाला है। तो जैसे कि होता है एडजस्टमेंट, आजकल सब कंप्यूटर का युग है, और उस कंप्यूटर के युग में यदि मन चाहा कोई परिणाम बनाना है और 150-200 सीटों को मैनेज करता है, 100 सीटों को मैनेज करना है, तो चुनाव आयोग ने जो पहले दूसरे तीसरे चरण के डाटा को सार्वजनिक करने में या आधा अधूरा देने में जो काम किया है, उससे लोगों का शक चुनाव आयोग के ऊपर बढ़ गया है। विपक्षी राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास खत्म हो गया है। इसमें एक और सबसे बड़ी बात हो रही है कि चुनाव आचार संहिता का पालन करने को लेकर जो शिकायतें राजनीतिक दलों द्वारा की गई थी, उन शिकायतों के बारे में कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। विशेष रूप से स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से राम मंदिर और धार्मिक सिंबल का और लोगों में भय पैदा करने का या और तरह तरह से जो चुनाव प्रचार के दौरान ये सारी शिकायतें की गई थी, तो उसमें चुनाव आयोग ने पहली बार अपनी प्रक्रिया को बदल दिया। उन्होंने स्टार प्रचारक को नोटिस जारी नहीं किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, और उल्टा उन पार्टियों के अध्यक्ष को नोटिस भेजा, और उनका नोटिस जवाब मिलने के बाद भी जब 5वें चरण के चुनाव का मतदान होने जा रहा है तब तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में आदर्श आचार संहिता का कोई कारण नहीं रहा कि अब इस तौर तरीके में यदि कभी कोई कार्रवाई होगी भी तो चुनाव में स्टार प्रचारक ने प्रचार कर लिए, चुनाव को जिस तरीके से प्रभावित कर सकते थे वो कर लिया। तो इस मामले में भी चुनाव आयोग विफल साबित हुआ है। और चूँकि ये सारी नियुक्तियां चुनाव आयोग की प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की गई हैं, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले भी आशंका जताई थी कि भाई एक सीजेआई को रहना जरूरी है, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री तीनों लोग मिल के करें, सरकार ने उसके बाद एक कानून बना दिया, और कानून बनाने के बाद सीजेआई को अलग करके और केंद्र सरकार के एक मंत्री को उसमें शामिल कर दिया है, जिसके कारण चुनाव आयोग पे एक तो अविश्वास पहले भी था, और पिछले 40 दिनों में जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली रही है उससे यह अविश्वास और भी बढ़ता चला जा रहा है। फिर अभी यह भी कहा जा रहा है कि यदि मान लो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला
और चुनाव आयोग यदि चुनाव परिणाम जारी होने के आसपास चुनाव आचार संहिता के लेकर जीतने वाले प्रत्याशियों के ऊपर यदि कोई कार्रवाई करेगी और उनका चुनाव जो है अयोग्य घोषित कर देगी, तो वो सांसद चुने जाने के बाद भी अयोग्य होकर और कहीं ना कहीं सरकार बनाने की दिशा में या सरकार को स्थिर करने की दिशा में कहीं ना कहीं कोई बाधा उत्पन्न कर सकते हैं या उनका फ़ायदा लिया जा सकता है। तो चुनाव आयोग पहली बार इतने सारे विवादों में हैं और सीजेआई चंद्रचूड़ साहब की बहुत शार्प हैं। जैसा कि स्टेट बैंक में उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही थी और उन्होंने वो डाटा चुनाव आयोग से लिया जिसके लिए वो बहुत समय मांग रहे थे, तो वो समय नहीं दिया और समय पे वो डाटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अपलोड करा दिया था। अब ठीक इसी तरीके की संभावना जो याचिका करता है वो देख रहे हैं कि जो गड़बड़ियाँ अभी तक हुई हैं उन गड़बड़ियों पर एक ही रास्ता रह जाता है कि सारे लोकसभा क्षेत्रों में यदि उम्मीदवार कहते हैं तो मतदाता पर्चियों से मतगणना कराई जाए और उसके बाद ही परिणाम घोषित किए जाएं। तो अभी ये मांग भी सुप्रीम कोर्ट में उठने जा रही है कि चुनाव आयोग जैसे परिणाम तुरंत घोषित कर देता है और यदि कोई आपत्ति है तो उसकी सुनवाई नहीं करता है, तो इस मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता यह मांग कर रहे हैं कि यदि वहाँ के उम्मीदवार को जो दूसरे और तीसरे नंबर का है और उसको लगता है कि मत पर्चियों से मतगणना कराई जानी चाहिए, भले इसका खर्च प्रत्याशी से ले लिया जाए, लेकिन पर्चियों से मतगणना होने के बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएं। तो अब चुनाव आयोग अपने ही बिछाए हुए जाल में एक के बाद एक करके फंसता चला जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार का दबाव चुनाव आयोग के ऊपर देखने को मिल रहा है। जो भी शिकायतें प्रारंभिक स्तर पर की गई थी उस पर चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के ऊपर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन सत्ता पक्ष के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। विशेष रूप से पूरी मीडिया में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और विशेष रूप से खुद स्वयं प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और तरह तरह की बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने जो गलत बयानी करके एक मतदाताओं के बीच में धार्मिक आधार पर भय फैलाने का जो काम किया है, ये सब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था और इस पर तुरंत कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। अब चूंकि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और ये मामला रिट पिटीशन का नहीं है, ये निष्पक्ष चुनाव कराने से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसी स्थिति में अब यह माना जा रहा है कि 3 सदस्यों की जो खंडपीठ बैठी है वो सारे मामले की जांच करेगी और हो सकता है कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग ये भी आदेश कर दे कि चुनाव परिणाम मतदाता पर्चियों की गणना के बाद ही घोषित किए जाएं, क्योंकि जो अविश्वास फैला है और जो 400 सीटों का दावा अभी भी किया जा रहा है और ज़मीनी हकीकत कुछ और नज़र आती है। सारे विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव आयोग से जो जानकारी मांगते हैं, पूछते हैं या जो अपनी बात कहते हैं, चुनाव आयोग ना तो उनसे मिल रहा है ना उनकी शंकाओं का समाधान कर रहा है। जबकि पहले के सारे चुनाव आयोग लगातार विपक्षी दलों से मिलते थे, उनकी कोई शिकायतें होती थी उनका निराकरण कराते थे और उनकी कार्यप्रणाली बड़ी निष्पक्ष होती थी कि सारे राजनीतिक दलों को उनके ऊपर विश्वास होता था। यह पहली बार हो रहा है कि जब सारे राजनीतिक दल एक सत्तारूढ़ पार्टी को यदि छोड़ दें तो सारे राजनीतिक दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। और अब तो यह जनता के बीच में भी होने लगा है कि जनता भी ये कहने लगी है कि चुनाव आयोग जैसी कार्रवाई करनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसको लेकर यदि निष्पक्ष और चुनाव नहीं होंगे और चुनाव में सबको मतलब ये एहसास नहीं होगा कि जो चुनाव हुए हैं वो सही तरीके से परिणाम घोषित किए गए हैं, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो लोगों को लग रहा है, ख़ास तौर से ADR और जैसे दिग्विजय सिंह
ने मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जब नहीं मान रही है मतलब चुनाव आयोग, और जब वो अपने स्ट्रांग रूम में अपने संसदीय क्षेत्र की वो सिंबल लोडिंग यूनिट को देखने के लिए उन्होंने कहा कि ये कैसे सील करके रखी गई है बताएं, तो चुनाव अधिकारी ने कह दिया कि नहीं, ये तो वो हमने अपने पास नहीं रखी और ये वापस कर दी। तो ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का भी है, और इससे चुनाव की निष्पक्षता की भी सीधे सीधे मतलब ये बात हो रही है कि यदि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है यदि वो भी सुरक्षित नहीं रखा गया तो ऐसे में कैसे मिलान होगा। पहले बताया गया कि 6% कम मतदान हुआ है, फिर एकाएक 6% मतदान बढ़ गया। पूरे पहले और दूसरे चरण के में करीब 1,30,00,000 मतदाताओं का ये मतदाता बढ़ गए हैं, और ये 11 दिन बाद और 3 दिन बाद जो जानकारी दी गई है उसमें ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एकाएक मतलब रातों रात यदि करोड़ों मतदाता चुनाव आयोग के उसमें बढ़ जाते हैं तो अब इसमें लेके बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सीजेआई चंद्रचूड़ साहब की जो खंडपीठ में जो 3 सदस्यों की है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है, और लोगों को भरोसा है कि चुनाव में जो परिणाम घोषित होंगे वो सही तरीके से हों, और इसके लिए बस एक ही विकल्प अब बचता है कि वो जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उन पर्चियों की छटाई करने के बाद उनकी गिनती कराई जाए और उनसे परिणाम घोषित किए जाएं। दूसरा, चुनाव आयोग जिस तरह से अपने संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकारों की पूर्ति नहीं कर रहा है तो इसको लेके आपराधिक मामला बनने की भी बात होने लगी है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कह रहे हैं कि यदि संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करती हैं और यदि वो खुद आपराधिक कृत्य में शामिल हो जाती हैं तो ऐसी दशा में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसमें यदि ये कानूनी कार्रवाई भी होने का कोई रास्ता खुल जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली बार मतलब एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, लेकिन अपने ही बनाए गए नियमों का पालन यदि वो नहीं करती है और एक पक्ष विशेष को यदि उसके लिए काम कर रही है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए यदि वो संलिप्त पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्तों के ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई का रास्ता खुल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी सक्षम है, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट के उसमें जाएगा। लेकिन जिस तरह की बातें चलने लगी हैं कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है और एक वर्ग विशेष के लिए या एक पक्ष विशेष के लिए काम कर रहा है, तो उसको जानबूझकर वो एक आपराधिक कृत्य भी कर रहा है। तो यदि ये प्रमाणित सुप्रीम कोर्ट में हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर या चुनाव आयुक्तों के ऊपर कोई बड़ी गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। लेकिन ये सब अभी बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रोक लेगी, क्या आदेश करती है, इसके लिए हमें 2-4 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है। नमस्कार।